हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। चलिए एक अनुच्छेद पढ़ते हैं। मुझे बहुत सी चीज़ें प्रिय हैं, कहे तो कुछ के नाम बताऊं। गुलाब का इत्र, जूही की माला, रेशम का कुर्ता, खोए की बर्फ़ी, दही की गुजिया, असली घी की जलेबी और मगही पान मिल जाए तो समझ लीजिए कहाँ छाड़ी इति बैठे बैठे बैकुंठा। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में कई जगह विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, जो मैंने बोलते हुए आपको समझा होगा। अगर मैं इसको बिना विराम चिन्ह के बोलूं तो मैं कुछ इस तरह बोलूँगी। मुझे बहुत सी चीज़ें प्रिय हैं, कई तो कुछ के नाम बताऊं। गुलाब का इत्र, जूही की माला, रेशम का कुर्ता, खोए की बर्फ़ी, दही की गुजिया। समझ में आया आपको? क्योंकि मैंने विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया, मैं कहीं नहीं रुकी, इसलिए मेरे बोलने में बहुत गति थी और जिससे आपको सुनने में असुविधा हो रही थी। तो विराम चिन्ह का प्रयोग हम लिखते हुए चिन्ह लगाते हैं और बोलते हुए उन चिन्हों का प्रयोग करते हुए थोड़ा थोड़ा रुकते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात भाषा के लिखित रूप में रुकने का संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए कुछ विराम चिन्ह जान लेते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में निम्न प्रकार के विराम चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा उप विराम, पांचवा है प्रश्नवाचक चिन्ह, छठा होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, सातवां निर्देशक चिन्ह, आठवां विवरण चिन्ह, नौवां योजक चिन्ह, 10वां लाघव चिन्ह होता है, 11वां है उद्धरण चिन्ह, 12वां कोष्टक, 13वां त्रुटिपूर्वक चिन्ह और 14वां होता है समानता सूचक चिन्ह। चलिए एक एक करके इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पूर्ण विराम के बारे में। बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जो अधिकतर आप करते आ रहे हैं आज तक। ऐसे गंगा हिमालय से निकलती है, खत्म वाक्य, पूर्ण विराम आएगा। माली पौधों में पानी दे रहा है, वाक्य समाप्त, तो पूर्ण विराम का प्रयोग जरूर कीजिए। दूसरा है अल्प विराम। वाक्य में जहां बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुपम जाकर मोहित को बुला लाओ, तो अनुपम के बाद अल्प विराम यानी कि कॉमा का प्रयोग होगा। अक्षत, मनीष और सक्षम सुंदर, समझदार और बुद्धिमान है। इसमें अक्षत और मनीष के बाद अल्प विराम आएगा और सुंदर और समझदार के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होगा। तीसरा है अर्ध विराम। जब वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर तक रुकना पड़ता है तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो आज शत्रु हैं वे कल मित्र बनेंगे, रात बीती सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। तो पहले वाक्य में जो आज शत्रु हैं उसके बाद अर्ध विराम का प्रयोग होगा और दूसरे वाक्य में रात बीती, इसके बाद अर्ध विराम, सवेरा हुआ, इसके बाद अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा। अर्ध विराम ऊपर एक बिंदु और नीचे एक कॉमा के जरिए दर्शाया जाता है। चौथा विराम चिन्ह है उप विराम। जब वाक्य में किसी बात को अलग करके दिखाना हो तो उस स्थान पर उप विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटर के बाद उप विराम आएगा, उपयोगी या अनुपयोगी, विज्ञान, उप विराम का प्रयोग, वरदान या अभिशाप। उप विराम का चिन्ह है दो बिंदु। पांचवा है प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्न किया गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। गांव और शहर में क्या अंतर है, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा इसमें। छठे नंबर पे आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है ऊपर एक डंडा और नीचे एक बिंदु। वाक्य में विस्मय, घृणा, शोक, हर्ष आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, तो वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। अरे यहाँ तो पहले बरगद का पेड़ था, तो अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। सातवें नंबर पे आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह एक छोटा सा डैश। वार्तालाप में वक्ता के आगे संवाद आदि को प्रकट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक के बाद निर्देशक चिन्ह आएगा। रेखा तुम पाठ पढ़ो। दिव्या, दिव्या के बाद निर्देशक चिन्ह। माँ मैं स्कूल जा रही हूँ। आठवें नंबर पे विवरण चिन्ह।
विवरण चिन्ह, पहले 2 बिंदु और पीछे एक डैश। वाक्य में जब किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण दूसरी पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जल से निम्न लाभ होते हैं, उसके बाद विवरण चिन्ह आएगा। संज्ञा के भेद इस प्रकार है, विवरण चिन्ह यानी कि इसके बाद आपको इसका विवरण देना है। 9वां आता है योजक चिन्ह, छोटा सा डैश। समानार्थी या विपरीतार्थक शब्द, युग्मों, संख्यावाची शब्दों, तुलनात्मक शब्दों जैसे सासी आदि के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे धूप छांव, इसके बीच में योजक चिन्ह। दिन रात विपरीतार्थक शब्द है, योजक चिन्ह आएगा। हंसी मजाक, दुख दर्द, इनके बीच में योजक चिन्ह। 1/4, 2/3 संख्यावाची शब्द है, इनके बीच में भी योजक चिन्ह। तुम सा मूर्ख, चांद सी सूरत, इसमें तुलनात्मकता का बोध है, तो इसमें तुम सा के बीच में योजक चिन्ह और चांद सी के बाद में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। 10वें नंबर पे आता है बच्चों लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह शून्य होता है। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को लिखने के लिए क्या करेंगे, डा ऊपर आगत ध्वनि का चिन्ह और लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पंडित के लिए भी प ऊपर अनुस्वार लगाएंगे और लाघव चिन्ह लगा देंगे यानी कि शून्य। 11वां है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकरा उद्धरण चिन्ह क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, लेख, पुस्तक के शीर्षक या किसी लेखक अथवा कवि के उपनाम में इकरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे नंदन, नंदन को इकर है उद्धरण चिन्ह में रखा जाएगा। बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला को भी इकरा उद्धरण चिन्ह में रखा जाएगा, हिंदी के महाकवि थे। अगला आता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी व्यक्ति का कथन अथवा पुस्तक का कोई वाक्य बिना किसी परिवर्तन के लिखने पर दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नेहरू जी ने कहा आराम हराम है, तो नेहरू जी के कथन को दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। गीता का वचन है कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, इसको भी दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। 12वें नंबर पे आता है कोष्टक यानी कि ब्रैकेट। वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थों, क्रम सूचक अंकों तथा अक्षरों को कोष्टक में रखा जाता है। जैसे कि कुटीर, कुटीर को और ज़्यादा बताने के लिए इसको शब्द बोलेंगे छोटे, तो छोटे को हम ब्रैकेट में रखेंगे यानी कोष्टक में रखेंगे। उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसे क ख ग घ ड़, ये लिखने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 1 2 3 4 5 संख्या लिखने के लिए भी हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 13वां है त्रुटिपूर्वक चिन्ह। त्रुटिपूर्वक, लिखते समय वाक्य में जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो छूटे हुए स्थान पर त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाकर छूटा शब्द या अंश ऊपर लिख दिया जाता है। त्रुटिपूर्वक चिन्ह एक दूसरे पे इस तरह बंधे हुए होते हैं। जैसे कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, इसमें खाना शब्द आप भूल गए तो वहाँ पर त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाइए और खाना शब्द लिख दीजिए। सनी ने अपना काम कर लिया है, कर शब्द आप भूल गए तो त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाइए और कर शब्द लिख दीजिए। 14वां होता है समानता सूचक चिन्ह, बराबर का। जब एक व्यक्ति की तुलना या समानता दूसरी वस्तु से की जाती है तो दोनों के बीच में समानता सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 लाख 1000 सेंटीमीटर, ये आपका समानता सूचक चिन्ह है। आइए आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। भाषा के लिखित रूप में रुकने का संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में जहां बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। समानार्थी या विपरीतार्थक शब्द, युग्मों, शब्दवाची शब्दों, तुलनात्मक शब्दों जैसे सासी आदि के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों विराम चिन्ह आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, लेकिन आपने इसका लगातार प्रयोग करना है। आप इसका प्रयोग नहीं करते इसलिए त्रुटियां बार बार होती हैं और परीक्षा में आपके अंक कटते हैं। आप इसका अभ्यास कीजिए, बोलचाल में भी और लेखन में भी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।